अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम 9th क्लास की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं और इसके अंदर हम डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले जब डिविजन्स का जिक्र करें तो डिविजन्स का मतलब होता है हिस्सा। लाइफ को हम बेसिकली 3 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। लाइफ को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 3 हिस्से जो हैं, 3 मेजर हिस्से, 3 मेजर डिविजन्स वो ऑर्गेनिज़म्स के हिसाब से है। जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। तो इनकी अलग अलग स्टडी होगी। ये वैसे बायोलॉजी से ही जुड़ी हुई है, बायोलॉजी ही है, लेकिन बायोलॉजी में अलग जानदारों की अलग स्टडी। मिसाल के तौर पे सबसे पहले है ज़ूलॉजी। जब ज़ूलॉजी का जिक्र है तो ज़ूलॉजी में एनिमल्स को पढ़ा जाएगा और इसमें क्योंकि एनिमल्स में पढ़ा जाएगा तो प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका हिस्सा नहीं होंगे। तो इसके हवाले से लिखा भी हुआ है कि ज़ूलॉजी ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ से निकला है, ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, यानी ये ज़ूलॉजी जो है ग्रीक ज़बान से निकला है। और इसमें 2 लफ्ज़ शामिल हैं, जैसे कि ज़ून जिसका मतलब होता है एनिमल्स और लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी या नॉलेज। तो बेसिकली ज़ूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी इसका ताल्लुक एनिमल्स की स्टडी के साथ है। तो अगर एनिमल्स पढ़े जाएंगे प्योरली ज़ूलॉजी के अंदर। अगर हम प्लांट्स को पढ़ना चाहें तो बायोलॉजी के किस हिस्से में प्लांट्स को पढ़ा जाएगा? प्लांट्स को पढ़ा जाएगा बॉटनी में। तो इसके हवाले से लिखा हुआ है बॉटनी इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड बुटेने। ये बुटेने से लिया गया है और जिसका मतलब होता है प्लांट्स। तो क्योंकि बुटेने का मतलब प्लांट्स है तो ये प्लांट्स की स्टडी है। तो लिखा हुआ है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, क्योंकि ये प्लांट्स के साथ ताल्लुक़ रखती है इसलिए इसे बॉटनी कहा जाता है। अब बुक में गलती है, लिखा हुआ है एंड लोगस मीन्स स्टडी या नॉलेज। यहाँ पर लोगस कहीं लफ्ज़ मौजूद ही नहीं, तो उसका बिला वजह इन्होंने जो है पेस्ट कर दिया है। ये दरअसल बस बॉटनी ही यहाँ पर है जिसका मतलब है प्लांट्स। अब हम तीसरी डिवीज़न का जिक्र करें जो कि है माइक्रोबायोलॉजी। अब इसमें 3 लफ्ज़ मौजूद हैं। एक माइक्रो, माइक्रो का मतलब होगा स्मॉल, दूसरा बायो यानी कि लाइफ और तीसरा लॉजी यानी स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ, छोटी लाइफ की स्टडी। तो क्या लिखा हुआ है इसके हवाले से अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इट डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रोस्कोपिक छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रोस्कोप से नज़र आ रहे हैं उनकी स्टडी यहाँ पर होगी। कौन से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? जैसे कि बैक्टीरिया है और इसे हम लोग सिर्फ कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते ही वो हैं जो माइक्रोस्कोप से नज़र आए और उनकी स्टडी को कहा जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। तो ये 3 डिवीजन से 3 हिस्से हैं बायोलॉजी के। अब हम ब्रांचेस का जिक्र करें तो लिखा हुआ है कि एडवांस रिसर्च जो है 20वीं सदी में हुई है, यानी कि 1900 के दौरानी के बाद बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो क्योंकि बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम हुआ तो बायोलॉजी के अलग अलग हिस्से निकल आए जिनको हमने ब्रांचेस कहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। जैसे कि एक ब्रांच हमारे पास मौजूद है मार्फोलॉजी। अगर मार्फो का मतलब देखेंगे, मार्फ का मतलब होता है फॉर्म यानी कि शक्ल, और लॉजी का मतलब है स्टडी, यानी कि ऐसी स्टडी जिसके अंदर एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर देखा जा रहा है, यानी कि अगर जानदार है उसकी बाहर की बनावट जो है जब देखेंगे, बाहर की शक्ल जानदार की देखेंगे तो मार्फोलॉजी में देखेंगे। फिर उसके बाद है एनाटॉमी। एना का मतलब है पार्ट और टॉम का मतलब है कट, यानी पार्ट्स को कट करके देखा जाए। तो लिखा हुआ स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन, कि इंटरनल अंदरूनी पार्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के देखे जाएं जानदार को कट करके, क्योंकि इंटरनल पार्ट कटिंग के बगैर नज़र ही नहीं आ सकते। हमारे अंदर क्या है हम तभी जान सकते हैं जब बॉडी को ओपन किया जाएगा। तो बॉडी को ओपन करके उसके अंदर के पार्ट्स को देखा जाना, ये एनाटॉमी है। उसके अलावा है सेल बायोलॉजी। सेल जो है लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है हिस्से, कमरे, और बायोलॉजी का मतलब है स्टडी या लाइफ, यानी सेल की ज़िंदगी की स्टडी। इसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है। तो इसमें हम सेल और उसके ऑर्गेनेल्स को पढ़ते हैं। सेल और उसके अंदर जो चीज़ें हैं, सेल में मौजूद चीज़ों को ऑर्गेनेल कहा जाता है। तो सेल और उसके ऑर्गेनेल्स को जब पढ़ा जाएगा तो उसे साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहा जाएगा। फिर हमारे पास ये है हिस्टोलॉजी। सेल्स मिलकर के कुछ हिस्से बनाते हैं जिनको टिश्यूज़ कहा जाता है और उन्हीं टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कह रहे हैं। इसमें हिस्टोस का मतलब भी टिश्यू है और लॉजी का मतलब है स्टडी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि सेल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं। तो सेल्स जो टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू भी लाजमी प्लांट एनिमल दोनों में मौजूद रहेंगे। तो प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ की स्टडी जो है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाएगा। और जहन में रखिएगा सेल बायोलॉजी भी माइक्रोस्कोप की मदद से होगी
और हिस्टोलॉजी के लिए भी माइक्रोस्कोप दरकार होगा। फिर हमारे पास एक और ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है ये फिजिक्स से लिया हुआ है। फिजिक्स का मतलब है नेचर और लॉजी का मतलब है जानना। तो बेसिकली हम अपने ऑर्गन्स को जान रहे हैं, ऑर्गन्स के कामों को जान रहे हैं। तो लिखा हुआ है द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उसे फिजियोलॉजी में देखा जाएगा। मिसाल के तौर पर जो हमारा हार्ट है वो कैसे काम कर रहा है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, हमारा लंग्स कैसे काम कर रही है, ये ऑर्गन्स है। और ये ध्यान में रखिएगा हमारे जो ऑर्गन्स है वो हमारे टिश्यूज़ से बने होते हैं। और जैसा हमने पहले कहा कि हमारे टिश्यूज़ ये सेल्स के बने हैं। फिर हमारे पास एक और ब्रांच है जिसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है। अब इसमें दो लफ्ज़ शामिल है, एक तो टेक्सस और दूसरा नॉर्म्स। टेक्सस का मतलब है अरेंजमेंट, ग्रुपिंग, और दूसरा है नॉर्म्स जिसका मतलब है नेमिंग। तो इसके अंदर दो चीज़ें की जाएंगी, एक तो जानदारों की ग्रुपिंग की जाएगी और दूसरा जानदारों को नाम दिए जाएंगे। तो इसके अंदर हम उन रूल्स को पढ़ते हुए उन कानून को पढ़ेंगे, उन कवानीन को पढ़ेंगे कि किस तरह जानदार को नाम दिए जाते हैं, किस तरह जानदारों को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। मिसाल के तौर पर हाथी है और शेर है तो हम उनको एक ही ग्रुप में नहीं रखेंगे, उनके अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे। तो जानदारों को किस बेस पर अलग ग्रुप में रखा जाएगा और कैसे साइंटिफिक नेम दिया जाएगा। हर जानदार का एक ख़ास नाम होता है जिसे साइंटिफिक नेम कहते हैं। जैसे हम इंसान हैं तो हमारा नाम है होमो सेपियन। तो ये नाम और उनकी ग्रुपिंग एक टेक्सोनॉमी में होती है। फिर हमारे पास है जेनेटिक्स। अब ये जेनेटिक जो है ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ जेनेसिस जिसका मतलब है ओरिजिन यानी कि शुरुआत। अब ये किसके बारे में है, इसके हवाले से लिखा हुआ है स्टडी ऑफ हेरिडिटी। ये विरासत की स्टडी है। विरासत किसकी, क्या माल दौलत की विरासत की बात हो रही है? नहीं, ये कैरेक्टर्स की विरासत है। इसमें हम कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र होने को देखेंगे कि कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में, कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से उनकी औलाद में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कौन से कैरेक्टर्स की बात हो रही है? ये हमारे जीन्स कह रहे हैं इनको, कुछ ख़ास कैरेक्टर्स जिनको हम जीन्स कह रहे हैं। इन जीन्स के ट्रांसफ़र को याद रखिएगा। जीन्स हमारी बॉडी में हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो बालों का कलर हो, आँखों का कलर हो, हमारी हाइट हो, हर चीज़ को जीन कंट्रोल करते हैं। तो जीन के ट्रांसफ़र होने को जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है कि जीन कब ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कौन से जीन पहुँच रहे हैं, ये सारा जेनेटिक्स का हिस्सा होता है। उसके बाद हमारे पास ब्रांच है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसे हम दूसरा एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। डेवलपमेंट जब लफ्ज़ हम पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट का मतलब होता है उसका बनना। कोई भी चीज़ अगर बन रही है तो हम उसे कहेंगे कि वो डेवलप हो रही है। अब यहाँ पर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को ज़िक्र किया जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ज़िक्र किया जा रहा है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का बनना और एम्ब्रियो का बढ़ना, दोनों चीज़ें डिस्कस की जा रही है। अब एम्ब्रियो क्या होता है? जब बच्चा माँ के पेट के अंदर मौजूद होता है और वो बन रहा होता है, मराहिल से गुजरेगा, एकदम से तो वो बड़ा बच्चा नहीं बनेगा। तो जब वो बन रहा होता है तो उसकी स्टडी जब की जाएगी तो उसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। फिर हमारे पास एक और ब्रांच है जिसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट में दो तरह की चीज़ें हैं, लिविंग चीज़ें भी हैं और इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं। जब हम नॉन लिविंग चीज़ों का रिलेशनशिप देखेंगे लिविंग चीज़ों के साथ में, जैसे लिविंग चीज़ें शेर, प्लांट्स, ये लिविंग चीज़ें हैं। नॉन लिविंग चीज़ें मिसाल के तौर पर मौजूद है सूरज। सूरज नॉन लिविंग है और प्लांट्स लिविंग है। जब हम इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ देखेंगे तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलवाएंगी। इनका ताल्लुक़ भी आएगा, उनका इफ़ेक्ट्स भी एक दूसरे के ऊपर आएगा कि सूरज का प्लांट्स के ऊपर क्या असर हो रहा है। ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी होंगी। फिर हमारे पास एक और ब्रांच है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में जो लफ्ज़ है पैलियोस, इसका मतलब है एंशियंट पुराना, ऑन्टोस का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लोगस का मतलब है स्टडी। तो पुरानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहा जाएगा। तो लिखा हुआ है रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ की स्टडी। रिमोट पास्ट मतलब जो बहुत दूर, बहुत पुरानी लाइफ थी, उनकी स्टडी करना। अब पुरानी लाइफ को कैसे स्टडी किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की मदद से स्टडी किया जाएगा। मिसाल के तौर पर हम कहें कि आज से हज़ारों साल पहले कोई चीज़ मौजूद थी। अगर कोई चीज़ मौजूद थी तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे? कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जिसकी मदद से उसे देखा जाए, उसे जाना जाए। तो अगर किसी पुरानी चीज़ का कोई टुकड़ा मौजूद है, चाहे उसके पैरों के निशान हो, चाहे उसके दरख्त की कुछ पत्ते हों, कुछ भी पुरानी चीज़ का कोई भी चीज़ मौजूद है, तो उसकी मदद से पुरानी चीज़ को पढ़ा जाएगा। अब वो जो पुराना टुकड़ा होगा उस जानदार का, उसे हम फॉसिल कहेंगे। वो पत्थरों में भी हो सकता है,
वो कहीं पर पूरा का पूरा सही सलामत भी मौजूद हो सकता है। तो फॉसिल्स की मदद से पुराने जानदारों के बारे में जानना ये पैलेंटोलॉजी कहलवाती है। अगर इस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है स्टडी एंड टेक्निक्स फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। इसमें जीन्स को चेंज किया जाता है। अब जीन्स क्या हैं, जैसे कि हमने पहले कहा कैरेक्टर्स जो माँ बाप से औलाद में आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर कभी कभार वो कैरेक्टर्स ख़राब होते हैं जिसकी वजह से हमें बीमारियाँ देखनी पड़ती हैं जिनको हम पैदाइशी बीमारी कहते हैं। तो कैरेक्टर्स को चेंज कर देना ये बायोटेक्नोलॉजी में आ रहा है। और उसके अलावा क्या होगा, किस तरह से होगा, टू ब्रिंग द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लोकेशन ऑफ जीन्स, जीन की लोकेशन, जीन का स्ट्रक्चर बदल देना, टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, ताकि हमें हमारी मर्ज़ी के कैरेक्टर्स मिल सकें। ये जो है बायोटेक्नोलॉजी कहलवाती है। दरअसल बायोटेक्नोलॉजी का भी हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो यहाँ पर डेफिनेशन बयान है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ही जीन्स को चेंज किया जाता है, जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि जानदारों पर यूज़ हो, जानदारों पे यूज़ हो टेक्नोलॉजी और जानदारों को फ़ायदा मिले, इंसान को फ़ायदा मिले। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसकी यहाँ पर ये डेफिनेशन बयान की गई है। उसके बाद हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो जो है लैटिन ज़बान के लफ्ज़ सोशियो से निकला हुआ है जिसका मतलब है एसोसिएट, जुड़ना। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार का सोशल बिहेवियर, जानदार का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ जो है पढ़ा जाएगा। फिर लिखी हुई है पैरासाइटोलॉजी जिसका मतलब है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स की स्टडी। पैरासाइट्स क्या होते हैं, कोई भी चीज़ जो हमारे पर डिपेंड करती है या किसी और जानदार पर डिपेंड करती है। कोई भी जानदार जो दूसरे पर डिपेंड करे, दूसरे के साथ मिलकर रहे और दूसरे को नुकसान पहुंचाए। किस तरह से, जैसे आपने कुछ एनिमल्स देखे होंगे जैसे काऊ हो गए, गोट हो गई, उनके कानों के साथ में कुछ इंसेक्ट, कुछ कीड़े मकोड़े जुड़े होते हैं। अब ये जो इंसेक्ट उनके साथ जुड़े हुए हैं ये उनमें से ब्लड ले रहे हैं, तो फ़ायदा जो है हासिल हो रहा है उस इंसेक्ट को और नुकसान हो रहा है गाय बकरी को। या जिसे कि हमारे पास लाइस होती है, जुएँ जो होती हैं, वो बालों में अगर मौजूद रहेंगी तो वो ब्लड जो है ले रही होंगी, तो फ़ायदा उन्हें हो रहा होगा, हमें नुकसान होगा। तो पैरासाइट करता ये है कि वो खुद फ़ायदा हासिल करेगा, दूसरे को नुकसान पहुँचाएगा। और पैरासाइट दो तरह के होते हैं, जिस्म के अंदर भी जा सकते हैं और जिस्म के बाहर से भी वो हमला कर सकते हैं। और पैरासाइट की स्टडी को, पैरासाइट को रोकना, ये सारा जो है पैरासाइटोलॉजी में पढ़ा जाता है। फिर हमारे पास लिखी हुई है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोन ड्रग्स यानी मेडिसिन के लिए यूज़ होता है और इसके अंदर हम एक्शन ऑफ ड्रग्स यानी कि मेडिसिन कैसे काम करती हैं ये देखते हैं। अब हमारे पास दूसरी ब्रांच है जिसका नाम लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसके बारे में लिखा हुआ है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी विच कॉन्स्टिट्यूट सेल, जो सेल को बनाते हैं, एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। तो उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ा जाना जो सेल को बना रहे हैं या सेल के ऑर्गेनेल्स को बना रहे हैं, उनकी स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। अब उसके अलावा कुछ और ब्रांचेस जैसे एंटोमोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। अभी आपकी बुक का तो हिस्सा नहीं है लेकिन इनको एक्सरसाइज में दिया गया है, बुक में बयान इनको नहीं किया गया लेकिन ये पंजाब की बुक में मौजूद हैं। तो सबसे पहले इम्यूनोलॉजी को देखें तो स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को बचाने का काम करता है, उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।